खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। क्या नोटबंदी पर राहुल गांधी की जनवेदना आने वाले विधानसभा चुनावों में कुछ असर दिखाएगी? यह सवाल आज कांग्रेस के दिल्ली सम्मेलन में पीएम मोदी के खिलाफ राहुल के कड़े तेवर देखने के बाद खड़े हो रहे हैं। अपने भाषण में राहुल ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। राहुल ने स्वच्छ भारत अभियान से लेकर नोटबंदी तक हर मुद्दे पर मोदी को घेरा, लेकिन असली फोकस रहा नोट बैन डिमोनेटाइजेशन। राहुल ने कहा कि नोटबंदी पीएम का निजी फैसला था और बीजेपी देश में संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रही है। पीएम ने आरबीआई का मजाक उड़ाया है, आरबीआई गवर्नर की सलाह को नजरअंदाज किया है। राहुल ने कहा कि नोटबंदी की किसी भी अर्थशास्त्री ने तारीफ नहीं की है। पीएम बताएं कि नोट बैन के बाद कितना काला धन वापस आया। बीजेपी अब तंज कस रही है कि कांग्रेस का बेड़ा गर्क तो राहुल गांधी ही करेंगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या नोटबंदी को विधानसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है कांग्रेस? इसी पर करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। दिल्ली में जनवेदना सम्मेलन से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। राहुल ने नोटबंदी के फैसले को मोदी का निजी फैसला बताया, जबकि मनमोहन सिंह ने मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि मोदी ने मुखालिफ अवाम पॉलिसियों को लागू किया है। नरेंद्र मोदी जी आए, बड़े वायदे किए, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान को साफ कर दूंगा, सफाई कर दूंगा, सबको झाड़ू पकड़ाया, कहा कि भैया ले झाड़ू, हिंदुस्तान की सफाई शुरू करो। फैशन था, 3-4 दिन चला। नरेंद्र मोदी जी ने भी झाड़ू लगाया और फिर भूल गए। Solemn duty of all congressmen and women to rise to the occasion to tell the people what wrong things have been done by the Modi government. वहीं कांग्रेस के लीडर मनीष तिवारी ने साफ कहा है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में नोटबंदी ही कांग्रेस का मौजू होगा। मनीष तिवारी ने कहा कि नोटबंदी से मुल्क की 125 करोड़ आबादी को तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी है। माहिरीन के मुताबिक नोटबंदी की वजह से बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, जीडीपी में भी गिरावट आई है। बावजूद इसके कुछ लोग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हैं, अपनी पीठ अपने हाथों से ही थपथपा रहे हैं और सबूत के तौर पर नोटबंदी के बाद मुख्तलिफ रियासतों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का हवाला पेश कर रहे हैं। वहीं मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने राहुल गांधी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया, जबकि बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि अवाम काले धन के खिलाफ नरेंद्र मोदी के साथ है। Then they gave a call for across rallies. Then nothing happened. Nobody turned up. Thirdly, they went to President of India 3 times. And fourthly, they started disturbing the parliament. They did not allow the parliament to discuss this. If they had point, if they feel that really something has happened wrong, they should have utilized the opportunity of parliament to discuss the same, which they did not. वो छुट्टी मनाकर आए हैं और देश की जनता की फिक्र अगर होती तो वो छुट्टी पे भी नहीं जाते। और आज प्रधानमंत्री जी दिन रात देश की जनता की चिंता कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं और काले धन के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने काले धन के रखने वालों की कमर तोड़ी है। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाला हर उम्मीदवार फिक्रमंद है, क्योंकि नोटबंदी से होने वाली अवामी परेशानियों से उम्मीदवार भी वाकिफ हैं। नोटबंदी के फायदे व नुकसान से वाकिफ उम्मीदवार वही सुनाएगा जो सबक इसे बीजेपी की तरफ से पढ़ाया गया है। लेकिन सियासी तजिया निगारों का मानना है कि नोटबंदी के बाद अवाम इस फैसले से कितना खुश हैं, ये तो यूपी इंतखाबात के नताइज ही तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो क्या नोटबंदी 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें एक बड़ा मुद्दा होगा और ये बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है कांग्रेस? ये है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मीम अफजल साहब मौजूद हैं जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस पार्टी के। शाइना एनसी बीजेपी की स्पोक्स पर्सन मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में वो हमारे साथ लाइव भी जुड़ जाएंगी, अभी फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। रितु सिंह जो कि बीएसपी के लीडर हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अमीर हैदर जैदी साहब सीपीआई के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर शुरवो कमल दत्ता जो कि जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं
वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं, स्टूडियो में ही मौजूद हैं। और जगदेव सिंह यादव साहब लखनऊ से इस बहस का हिस्सा हैं, राज्य मंत्री हैं यूपी सरकार में और समाजवादी पार्टी का पक्ष वो आज इस बहस में रखेंगे। मीम अफजल साहब, सबसे पहले आज आपके पास आऊंगा। जिस अंदाज में और जो कड़े तेवर आज राहुल गांधी के नजर आए, जब भी वो विदेश दौरे से लौटते हैं तो ये कहा जाएगा कि उनके तेवर जो हैं वो और ज्यादा कड़े हो जाते हैं और ज्यादा कड़े तेवरों में वो सरकार की निंदा करते हुए नजर आते हैं। आज भी हमने वही देखा। लेकिन जिस तरह से नोट बैन का इशू आज राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया, क्या यह माना जाए कि विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी ने यह पूरी तैयारी कर ली है कि नोट बैन एक बड़ा मुद्दा होगा? देखिए, ये कांग्रेस ने तय नहीं किया, ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने तय करवाया है कि उन्होंने जिस स्कीम को लागू किया वो बड़े तमतराक से उन्होंने लागू की थी और ये कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी डीमोनेटाइजेशन की स्कीम है। इसीलिए उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा था कि इसका अनाउंसमेंट गवर्नर स्टेट बैंक से करवाएं, बल्कि उन्होंने इसका अनाउंसमेंट खुद किया और बड़े तमतराक से किया था। आपको याद होगा क्या क्या उन्होंने कहा था। और जब ये स्कीम आगे चलकर मुंह के बल औंधी होकर के गिरी है और जिस काले धन की वो बात कर रहे थे, हम अभी पूछ रहे हैं कितना काला धन आया। राहुल जी ने भी आज यही सवाल पूछा था। तो जाहिर है हमारे तेवर अगर सख्त नहीं होंगे तो फिर हम अपोजिशन कहां से होंगे। इस वक्त तो सारी अपोजिशन जमाते हैं और जिसको कांग्रेस सबसे आगे है इसके अंदर और राहुल गांधी सबसे ज्यादा इसमें सवालात पूछ रहे हैं, उसका एक भी जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आया। मैं अभी कमेंट्स देख रहा था, मैं देख रहा था कि कमेंट्स करने वाले कह रहे थे कि वो बाहर गए थे, छुट्टी बिताने गए थे। अरे भाई, ये मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नहीं है छुट्टी बिताने बाहर जाता हो? आपने किस किन लोगों के ऊपर सवाल उठाया? राहुल गांधी जब भी बाहर जाते हैं आपके पेट में दर्द हो जाता है और जब राहुल गांधी यहां पर मौजूद होते हैं तो आपके पेट में और ज्यादा दर्द होता है। आज जो राहुल गांधी बोले हैं, तो मैंने पहली बार, मैं भी मीडिया से मेरा ताल्लुक है, मैंने सारी जिंदगी मीडिया को देखा भी है, बढ़ता भी है और मीडिया में रहा भी हूं। मैंने आज पहली बार मीडिया के बारे में भी जो कुछ उन्होंने कहा वो मेरे ख्याल में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हिम्मत नहीं करता, लेकिन उन्होंने की और ये कहा कि मीडिया भी हमारा आज सरकार से डरा हुआ है और हम उसी डर को उस पर भी आऊंगा मैं, उस पर भी मैं आऊंगा। एक एक करके मुद्दे उठाए जाएं। मीम अफजल साहब, आपने अपनी बात रखी। शाइना एनसी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा है मुंबई से। शाइना, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाई नोट बैन जो है वो बेहद असफल रहा, इसी वजह से सरकार जो है अब वो कुछ बता नहीं रही कि भाई कितना काला धन आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जब वो ये सवाल पूछते हैं कि भाई आप हमें बताइए कि नोटबंदी के बाद कितना काला धन सरकार के पास आया, तो उसका जवाब ना देते हुए उनके छुट्टी पर जाने पर सवाल उठाना, यह कहना कि भाई राहुल गांधी बोल रहे हैं वही बेड़ा गर्क करेंगे कांग्रेस पार्टी का, ये कोई जवाब तो नहीं हुआ ना? आपको नहीं लगता कि सरकार को जवाब देना चाहिए उनकी बातों का? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, एक निर्णय लिया है जिसमें बहुत ही हिम्मत की जरूरत है और उस हिम्मत के साथ जनता खड़ी है, उनके साथ जो विश्वास की आवश्यकता है उसका सर्टिफिकेट राहुल गांधी या कोई कांग्रेस पार्टी नहीं देने वाला है। जो एक तरफा आपने एक ही झटके में ब्लैक मनी को खत्म किया है, आतंक को खत्म किया है, भ्रष्टाचार को खत्म किया नहीं, यही तो जानना चाह रही है ना देश की जनता भी। राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप ये बताइए ना कि देश को कितना काला धन था, कितना काला धन वापस आया, क्या हुआ डिमोनेटाइजेशन के बाद? देखिए, डिमोनेटाइजेशन के बाद जो देश को फायदे होने वाले हैं उसको मैं अभी उजागर करूं तो ऐसा लगेगा कि मैं पिच कर रही हूं, लेकिन प्लीज ये समझ लीजिए कि जो एक निर्णय से आपका जीडीपी बढ़ता है, एक निर्णय से क्लीनर जीडीपी मिलता है, हायर रेवेन्यूज मिलते हैं, इससे शायद आपत्ति हो सकती है उन दलों को जो जीतने वाले नहीं और जो सिर्फ राजनीतिक फायदा की बात कर रहे हैं। समझ लीजिए कि जो एक ब्रेव मोटिवेशन है, जहां आम जनता और खास तौर से जो गरीब है उनको एक इकोनॉमिक रेजोल्यूशन से फायदा होता है,
तो ये आपत्तिजनक जरूर हो सकती है थोड़े दलों के लिए, लेकिन ये इसका मतलब नहीं कि ये स्कीम असफल हुआ है। बल्कि अरुण जेटली जी ने जो बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि डीमोनेटाइजेशन हैज रिजल्टेड इन ब्लैक मनी मेकिंग इट्स वे इनटू बैंक अकाउंट्स एंड एडिशनल मनी विल बूस्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, शायद इससे कांग्रेस पार्टी को आपत्ति हो रही है। ठीक है। डॉक्टर दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर दत्ता, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि लगातार इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, इकोनॉमी जो है वो हमारी गर्त में चली जाएगी, बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है। आज भी मनमोहन सिंह का आप स्टेटमेंट देखें, वो कह रहे हैं लगातार जीडीपी गिर रही है और अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत बुरा अभी देखना बाकी है। क्या वाकई ऐसी स्थिति है, या फिर जो सपने सरकार हमें दिखाने की कोशिश कर रही है हम अभी वही देखते रहें? समीर साहब, अर्थशास्त्री और विदेश नीति के जानकार होने के नाते मैं सपनों पे जीता भी नहीं हूँ, सपने देखता भी नहीं हूँ। अगर सपने देखता हूँ तो अच्छे सपने देखता हूँ जी। जहाँ जीडीपी ग्रोथ रेट की गिरने की जहाँ बात आती है, बेशक 0.3% गिरी है जीडीपी जी, मतलब 0.3%, वो मामूली गिरावट है। वो पिछले 3 महीने का जो आकलन है, आकलन का जीडीपी ग्रोथ रेट का एक सालाना हिसाब है, और वो 0.3% अगर गिरावट है तो ये उतना खतरनाक नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। और मैं मानता हूं कि इससे आगे अगर जीडीपी ग्रोथ रेट अगर गिरती है, अगला 3 महीने का जब लेखा जोखा आएगा उसमें और गिरावट अगर आती है तो बेशक चिंता का कारण बन सकता है। आज राहुल जी, तो मनमोहन सिंह तो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं ना। मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री जो देश का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, आरबीआई का गवर्नर रह चुका है, इतना बड़ा अर्थशास्त्री अगर कह रहा है कि अभी जीडीपी और गर्त में जाती हुई नजर आ रही है, अभी बहुत कुछ देखना हमें बाकी है, तो उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए या नहीं? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो बातें हैं, मैं उनको सम्मान करता हूं, बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं जी, पर मैं समझता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बिल्कुल उल्टा काउंटर एक आंसर भी है, जहां पे ये कहा जा रहा है, चाहे आप आईएमएफ का रेटिंग अगर आप उठा के देख लें, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक का या वर्ल्ड बैंक का, वहां पे ये कहा जा रहा है कि पूरे दुनिया में जितने सारे डेवलपिंग मुल्क हैं या फिर जितने डेवलप्ड मुल्क हैं, उस पे से जीडीपी ग्रोथ रेट की आकलन अगर किया जाए तो इंडिया वुड बी वन ऑफ द फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट वाली कंट्री 2017-2018। अब मैं उसको अगर सही मानूं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो आकलन है वो झूठा साबित होता है। मनमोहन जी के आकलन को अगर मैं सही मानूं तो जितने सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनकी जो रेटिंग है वो झूठ होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि अगला 3 महीना वेट करना अपेक्षित होगा और सही होगा। ठीक है। जहां बात आती है काला धन कितना आया है, काला धन कितना बैंक पे आया है, कितना बाहर है और हकीकत में क्या है, हाँ, मैं थोड़ा सा और इंतजार करूंगा। इसलिए इंतजार करूंगा क्योंकि फर्स्ट क्वार्टरली जो आरबीआई की तरफ से जो आकलन आता है, हाँ, पूरे सालाना 4 आकलन होता है, ठीक है, प्रथम क्वार्टरली का जो होता है वो जनवरी के 31 तारीख को होगा। ठीक है, आपके साथ थोड़ा इंतजार करना चाहिए। पता चलेगा अमीर हैदर कितना ज़ैदी साहब, अमीर हैदर ज़ैदी साहब, निर्णय लेने से पहले, फैसले पर जाने की जल्दबाजी से पहले क्या हमें थोड़ा इंतजार और करना चाहिए? वैसे पीएम ने 50 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार और करना चाहिए क्या, देखने के लिए कि कितना सफल रहा, कितना असफल रहा? समीर भाई, हमने तो वही काम कर रहे हैं ना जो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में कहा था कि चौकीदार को हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस चीज का हिसाब देना चाहिए। अब हमारी पार्टी पूरे देश के अंदर इस स्लोगन के साथ जनता के बीच में है कि नोटबंदी क्यों की, हाँ, इसका जवाब दे। नोटबंदी से फायदा क्या हुआ, इसका हिसाब दे। मैं भी अर्थशास्त्र का स्टूडेंट हूं, मैं भी विद्यार्थी अर्थशास्त्र कर रहा हूं। देश का किसान ये नहीं जानता आपकी जीडीपी क्या हो रही है, ये भारी भड़कल अल्फाज में मत इटकाइए उसे ये बताइए कि उसका टमाटर 1 रुपए किलो क्यों नहीं बिका, 1 रुपए किलो भी टमाटर नहीं बिक रहा, उसके आलू के रेट क्यों नहीं मिले, उसकी मुंजी के रेट समर्थन मूल्य में क्यों नहीं मिले। आप मुझे ये बताइए ना, देश के किसान को ये सेटिस्फाई कीजिए और देश के मजदूर को ये बताइए जो चौक पे खड़ा है, जो पिछले 2 महीने से जिसकी रोजगार नहीं लगा है, वो अपने बच्चों को क्या खिलाए। देश का अर्थशास्त्र ये बताए, ये नहीं कि आप मोटे मोटे भारी भरकम अल्फाजों में लोगों को समझाने का काम करें। मैं तो एक चीज, अच्छा अब ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस
हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, वो जवाब देंगे। लेकिन क्या मोदी जी ने या बीजेपी वालों ने नोटबंदी जो की है बगैर राजनीतिक सोच के की है? इनकी भी राजनीतिक सोच थी, इनकी भी राजनीतिक समझ थी। ठीक है, इन्होंने फायदा उठाना तो उद्योगपतियों से, उनके कर्जे माफ करने थे, उनको कर्जे देने थे। ये मुद्दा भी उठाया गया, ये मुद्दा भी आज राहुल गांधी ने उठाया। ऋतु सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। ऋतु सिंह जी, तो इसमें कौन सी उसकी बात है? ऋतु सिंह जी, आप मुझे ये समझाइए कि क्या नोटबंदी यूपी के चुनावों के मद्देनजर, अगर हम खास तौर पर बात करें, एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है क्या? क्योंकि बीजेपी ये नहीं मानती, बीजेपी नहीं कह रही है कि नोटबंदी कोई मुद्दा होने वाला है। अभी जो इलेक्शन होने वाला है यूपी का नहीं, जो 5 जगहों में इलेक्शन होगा, नोटबंदी से हर इंसान परेशान है। हाँ। छोटे से लेके बड़े लोग जो लाइन में लगे। आप बताइए, जो काम धंधा लोगों का एकदम से फ्लॉप हो गया, बंद हो गया, वो वाकई क्या खाएंगे जो लोग? और मोदी जी ने, आप बताइए, अभी 50 दिन मांगे थे, उन्हें लोगों ने बड़ी खुशी खुशी 50 दिन भी, उसके बाद मोदी जी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया और क्या चीज बताया? उन्होंने कौन सा बताया? काला धन कितना वापस आया, भ्रष्टाचार कितना कम हुआ, 2000 का नोट जो इन्होंने बोला था कि निकाला था, नए नोट बन गए, मतलब वो भी नकली। तो ये सारी चीजें जो, और इनके नेता नोटबंदी पे खुद हंसते हैं कि नोटबंदी, तो ये इनके नेता खुद कह रहे हैं कि हम इस नोटबंदी पे फंस गए हैं, और ये मोदी जी भी जानते हैं। और आप देखिए कितने लोगों का जो घर बार था, जिनकी शादियां नहीं हुई, क्या वो इस चीजों को भूल जाएंगे आसानी से? जो लोग मर चुके। और जगदेव सिंह यादव जी, आप भी क्या यही मानते हैं कि नोटबंदी पर सरकार फंस चुकी है, इसलिए आपकी नजर में भी यूपी चुनावों में ये एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश तो और खास तौर से मोदी जी पे बहुत भरोसा किया, उनकी जो वादे किए थे जनता के सामने, इसलिए उत्तर प्रदेश में 73 MP देने काम किया। और मोदी जी की जो इन्होंने बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के नोटबंदी लागू कर दी, इसलिए मोदी जी की काबिलियत पर, उनकी व्यवस्था पर लोगों ने सवाल उठाए और उनकी विश्वसनीयता भंग हो गई। उन्होंने कहा था 50 दिन हमें दे दीजिए, और 50 दिन के बाद गणना होती तो किसी चौराहे पर, जब चौराहे कहीं खड़े होंगे, जो सजा हमें देने के लिए तैयार है। आज 64 दिन होने जा रहे हैं। इस नोटबंदी से ये सोचना पड़ेगा कि देश को हासिल क्या हुआ, जनता को क्या हासिल हुआ, कितना काला धन आया, क्या व्यवस्था, इसका जवाब तो मोदी जी को देना पड़ेगा। 50 दिन एटीएम में कतारें जिस तरह से लगी हुई थी, जिस तरह से लोग बैंकों के बाहर परेशान हो रहे थे, वो परेशानी तो खत्म हो गई ना। अब वो परेशानी तो रही नहीं। आज भी लाइन लगी हुई है, आज भी लाइन लगी हुई है। कम हो गई ना, आज भी लाइन लगी है, एटीएम में सब जगह लाइन लगी है। आज भी 24,000 रुपए निकाल सकते हैं करंट अकाउंट, 50,000, क्या व्यापार चलेगा? बिल्कुल। आज सारे निर्माण कार्य बंद हो गए, जो विकास की एक नीड होती है निर्माण कार्य, सारे बंद हो गए। इंडस्ट्रियां बंद हो गई, 95-90% इंडस्ट्रियां बंद हो गई। और ये बताने का काम करें, इस नोटबंदी से पूरे देश, हिंदुस्तान की जनता को फायदा क्या हुआ है? तमाम मौतें हुई, बिना दवाई लोग मर गए, और किसान तबाह हो गया। किसान ने अपनी सब्जी 1 रुपया 2 किलो सड़क पे फेंकने का काम किया है, कितना भारी नुकसान हुआ। और बुआई का टाइम था वो, जब इन्होंने लागू किया है, ना उसको खाद मिली, ना उसको बीज मिला, ना डीजल मिला। सारा उत्तर प्रदेश का किसान, सारा देश के किसान भी तबाह हो गया है। इस नोटबंदी से देश को फायदा क्या हुआ? ये जरूर फायदा हुआ है कि सारा जो जनता का पैसा था वो सरकारी खजाने में आ गया है। अब उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? उसका इस्तेमाल पूंजीपति कर रहे हैं। आज आप देखिए, कानपुर में देखा 10 करोड़ रुपया बरामद हुए। नए नोट कहां से आ रहे हैं? और जो नोट बरामद हो रहे हैं वो किसके पास से हो रहे हैं? वो सारे के सारे व्यापारी हैं, बीजेपी के लोग हैं। ये तमाशा क्या हो रहा? ये लागू किया, इनके पास 10-10 करोड़ के नोट कहां से नहीं आ गए, और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? ठीक है, जितने लीडर बरामद हुए, ज्यादा मैंने सुन लिया आपकी बात जी। देखिए, देश के साथ कितना बड़ा मजाक किया। आए 8 तारीख को कहा कि ये कागज का नोट टुकड़ा हो गया, लेकिन मजदूर इससे अपने बच्चे की रोटी नहीं खरीद सकता, अनाज नहीं खरीद सकता। एक माँ अपने बच्चे के लिए दूध नहीं खरीद सकती, उसका बच्चा मर जाता है। एक बेटा अपने बाप के लिए कफन नहीं खरीद सकता, पेट्रोल खरीद सकता है, हवाई जहाज का टिकट खरीद सकता है, पेटीएम खरीद सकता है, फिल्म का टिकट खरीद सकता है। कितना बड़ा धोखा देश के साथ क्या है। अगर इस देश की जनता इसका हिसाब मांग रही है, तो मोदी जी ने वायदा किया है कि मैं चौकीदार बनने आ रहा हूं देश के लिए, मैं हिसाब दूंगा, तो हिसाब देना जनता। मतलब आपके हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ा। मीम अफजल साहब,
क्या कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ा जिस तरह से डेटा दिया जा रहा है? हालांकि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक डेटा अभी नहीं आया है कि भाई कितना काला धन वापस आया, लेकिन एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लगभग 75,000 करोड़ रुपए जो काला धन है वो नजर में आया है और तमाम तरह की कार्रवाइयां हुई हैं, छापे पड़े हैं, कई धनासेठ पकड़े गए हैं। लोगों में एक डर का वातावरण क्रिएट हुआ है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक माहौल बन रहा है। ये तमाम बातें क्या बिल्कुल नजरअंदाज की जा सकती हैं? अच्छा वो आपने सवाल पूछ लिया जी। अच्छा वो आपने सवाल पूछ लिया। अभी आपने शाइना जी से पूछा था काला धन कितना आया, तो कोई जवाब नहीं दे सका। हाँ। इसलिए कि काला धन आया है 3,400 करोड़ सिर्फ। उसके अंदर भी ज्यादा सोना और चांदी है, कैश बहुत कम है। यही काला धन पकड़ा गया है। बाकी जो अनुमान है वो अनुमान है। अभी तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोई सफाई नहीं दी है कितना काला धन उन्होंने पकड़ा है, कितना काला धन उनके पास आया है, कितना काला धन। लेकिन एक बात जरूर है कि काली स्याही इन्होंने पूरे 125 करोड़ लोगों के मुंह पर मलने का काम किया है। कोई आपने देखा, मुझे पूछना चाहता हूं मैं, जहां सब लोग बैठे हुए हैं, मुझे एक आदमी बताइए जो लाइन में लगा हुआ था और उसके बारे में कोई शुबा हो कि काले धन वाला था? एक आदमी बता दीजिए कोई। कहीं किसी लाइन में से किसी को पकड़ा काला धन है तेरे पास? सबको आपने लाइन में लगा करके काला धन के नाम पर उनकी जेबों पर डाका डालने का काम किया। मैं डाका कह रहा हूं, डाका। ये डाका डाला है आपने किसके लिए? आज राहुल जी बोले हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने 8 लाख करोड़ रुपया जो है, जिनका एक तरह से गायब है, जो सरकार का वाजिब है, या जिनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल सीज हैं। ये 8 लाख करोड़ रुपया, ये वो जो धन्ना सेठ है ना, उनको कर्जे दिए जाएंगे। एक बात समझ लिए, बैंक के पास जब पैसा जमा हुआ है तो साथ साथ लायबिलिटी भी है। लायबिलिटी के लिए किसके पास जाएंगे? मीम अफजल साहब, दत्ता जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं। किसको देंगे? मीम अफजल साहब, ये जो एनपीएस का जिक्र बार बार किया जा रहा है, इस पर डॉक्टर दत्ता आपको जवाब देना चाह रहे हैं कुछ? डॉक्टर दत्ता। एमपीएस वाले चीज पे तो जवाब बेशक दूंगा, पर इससे पहले मैं समझता हूं कि काला धन को लेकर कुछ कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन एज एन एक्सपर्ट के नाते दूर करना उचित रहेगा। इन्होंने सवाल उठाया कि सोना, मीम अफजल साहब सुन तो लीजिए, सोना जितना आया है बैंक के पास, वो सोना का वैल्यूएशन हुआ है। एक मिनट, वो कुछ कह रहे हैं आपसे जी। मीम अफजल साहब बोलिए आप। करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आपने अरे आप थोड़ा शांति रखिए ना, फिर मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। उत्तर प्रदेश थोड़ा सा शांति रखिए, थोड़ा सुनने का भी कष्ट कीजिएगा, तभी जवाब दे पाऊंगा और आंकड़ों के आधार पे ही कहूंगा। आपके सरकार के भी ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में आंकड़ों के आधार पे ही कहूंगा, एनडीए के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में भी आंकड़ों के आधार पे ही कहूंगा। बिना आंकड़ों का मैं बात नहीं करता हूं। जहां बात आती है काला धन कितना आया है कितना नहीं आया है, उसका खुलासा तभी होगा जैसे मैंने पहले कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बुलेटिन जब सार्वजनिक होगी 31 जनवरी को, कब होगी? 31 जनवरी 2017। अच्छा, पहला वाला बुलेटिन जब आरबीआई का आएगा उसी को ऑथेंटिक और ऑफिशियल माना जाएगा। इससे पहले अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी कोई बुलेटिन अगर आती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की कोई बुलेटिन अगर आती है, या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय से भी कोई बुलेटिन अगर आता है, तो वो सार्वजनिक रूप से टेक्निकल वे में उसको औपचारिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मात्र एक संस्था है जो एंटाइटल्ड है इन सब चीजों के बारे में खुलासा करने। अच्छा, तो जब इतना इंतजार जब किया गया है, कुछ दिन की और इंतजार से सही, और उसके बाद आकलन हो जाएगा कि कितना कालाधन अंदर गया है और कितना बाहर रहा है, या फिर सचमुच क्या इंडियन इकोनॉमिक में कालाधन था या नहीं। तो प्रधानमंत्री ये तमाम चीजों का जो सवाल जवाब है, इन सब चीजों का प्रश्न का जवाब तभी आ पाएगा। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आई कि 31 जनवरी तक का इंतजार हमें करना चाहिए इन सवालों के जवाब लेने के लिए। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर मुझे लेना होगा। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। तमाम और तरह के सवाल हैं जिनका जिक्र आज राहुल गांधी की तरफ से किया गया है। एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया कि मोदी सरकार देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रही है और आरबीआई का जोर शोर से उन्होंने नाम लिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी सवाल के साथ हाजिर होता हूं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।
तो कांग्रेस क्या नोटबंदी को एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है, ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मीम अफजल साहब, जो राहुल गांधी ने आज एक बड़ा सवाल खड़ा किया वो ये था कि भाई संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रही है मोदी सरकार। आरबीआई का उन्होंने जोर शोर से नाम लिया। उन्होंने कहा कि आरबीआई को एक दिन पहले बताया जाता है कि इतना बड़ा फैसला लागू करना है और उसे वो लागू करना पड़ता है। क्या यही एक आधार है या फिर इस बड़े आरोप के पीछे और भी आधार हैं आपके पास? देखिए, उन्होंने सिर्फ आरबीआई की बात नहीं की, उन्होंने जुडिशरी का भी हवाला दिया। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के साथ सरकार ने जिस तरह का बिहेवियर अपना रखा है, क्या वो इस बात को साबित नहीं करता कि जुडिशरी को भी अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है? इसी तरह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर रहे हैं प्रधानमंत्री खुद। आज राहुल जी ने कहा, बल्कि किसी और ने कहा, कि जब प्रधानमंत्री बने थे, पार्लियामेंट पहली बार आए थे, तो उन्होंने उसकी सीढ़ियों को नमन किया था, झुक करके सर झुकाया था वहां। और आज यह हालत है कि वही प्रधानमंत्री जिनको पार्लियामेंट ने प्रधानमंत्री बनाया, पार्लियामेंट के मेंबरों ने प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बोलने को तैयार नहीं, वहां जवाब देने को तैयार नहीं है। और इल्जाम हम पर लगा रहे हैं कि हम हाउस नहीं चलने देते हैं। जब आपने महीनों हाउस नहीं चलने दिया था तो डेमोक्रेसी बहुत महफूज थी, और आज जब हम वही काम करते हैं तो डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाती है। प्रधानमंत्री 9, 10, 12 तकरीरें करते हैं बाहर, और उन सब सवालों का जवाब देते हैं जो अपोजिशन उठा रहा है, और उसके जवाब में अपोजिशन पर इल्जाम लगाते हैं कि हाँ वो पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं। आखिर के 2 दिनों में किसने पार्लियामेंट नहीं चलने दी? अपोजिशन ने या भारतीय जनता पार्टी ने? क्योंकि राहुल गांधी ने कह दिया था कि मैं धमाका करूंगा, इसलिए आपने पार्लियामेंट नहीं चलने दी। आपने सुना है रूलिंग पार्टी का भी पार्लियामेंट नहीं चलने देती। तो ये अंडरमाइन करना, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट, जिस देश के अंदर डेमोक्रेसी पार्लियामेंट से चलती हो। लेकिन हंगामा तो आप लोगों ने किया ना। आज सरकार ये सवाल, जी बिल्कुल है, मैं वो भी बात कह रहा हूं। सम्मेलन में ये सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने सदन के अंदर ये सवाल क्यों नहीं उठाए? सदन में तो हंगामा करते रहे। देखिए, हमको ये सवाल समीर भाई, ये सवाल उठाने का अपोजिशन को हर जगह पर इख्तियार है, और सरकार को जवाब देने का भी है, मानता हूं। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो सवाल उठाए जाते हैं वहां पर सुन लीजिए आप, जो आरबीआई के गवर्नर ने आज, मतलब आरबीआई की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आया 7 तारीख का और 8 तारीख का, जो 7 को आया और 8 को लागू कर दिया, इनके मिनिस्टर पीयूष गोयल ने पार्लियामेंट में बयान दिया था और यह कहा था कि हमने गवर्नर के फैसले का, आरबीआई के फैसले को हमने माना है। यानी उनका कहना था सरकार ने इसे लागू नहीं किया, बल्कि गवर्नर की तरफ से, यानी आरबीआई की तरफ से सिफारिश आई थी जिसको सरकार ने माना है। यह झूठ है। जी। पार्लियामेंट को गुमराह करने का काम किया उन्होंने, और उसमें उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन बनेगा, और उसको हम दाखिल करेंगे प्रिविलेज मोशन को, और पार्लियामेंट की प्रिविलेज कमेटी इसको तय करेगी कि आपने पार्लियामेंट को गुमराह करने का मिनिस्टर होते हुए क्यों काम किया। ये किसी को भी कुछ नहीं समझते हैं, ये सिर्फ डर और खौफ की राजनीति करवाना चाहते हैं और लोगों को मुसलसल डराने का काम कर रहे हैं। एनसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आज राहुल जी ने एक बात कही है, लड़ाई अब 2 आइडियोलॉजी के बीच में है, सामने आ रही हैं। एक तरफ रिजर्व बैंक ये कहता है कि सरकार ने एक दिन पहले यानी 7 नवंबर को हमें बताया कि भाई ये फैसला लागू करना है। सरकार तो अब तक ये कह रही थी कि भाई रिजर्व बैंक ने ये सलाह दी थी, यानी कहीं ना कहीं कुछ गलत बयानी की जा रही है ना। और ये सवाल इसलिए भी और जरूरी हो जाता है क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि जो रिजर्व बैंक की स्वायत्ता है उसके साथ समझौता किया जा रहा है, उसको डिक्टेट किया जा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। समीर जी, सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जनता उनके प्रति उनके साथ खड़ी है। शायद आपत्तिजनक ये है कि अन्य दलों को समझ में नहीं आ रहा है कि जनता किस तादाद में बाहर आके वोट कर रही है और जिस तादाद में बाहर आके सपोर्ट कर रही है, शायद उनको इससे आपत्ति ज्यादा है, इम्प्लीमेंटेशन को लेके कम। रही बात, प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि एकमात्र निर्णय से जो आप आतंक को खत्म करते हैं, जो आप भ्रष्टाचार को खत्म करते हैं, जो आप ब्लैक मनी को खत्म करते हैं, ड्रग माफिया को खत्म करते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स को लाते हैं,
वहां जनता जो खड़ी है लाइन में वो खुद कह रही है कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, का संकट जरूर है लेकिन एक साथ आप देश को प्रगति की ओर लेके जा रहे हैं, जीडीपी बढ़ रहा है। वहां फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं शायना जी, सिर्फ ये विपक्षी लागू पार्टियों का मसला नहीं है। आप अगर देखिए रिजर्व बैंक के 2 एक्स गवर्नर्स जिसमें विमल जालान साहब हैं, वाईवी रेड्डी साहब हैं, इन्होंने सवाल उठाए हैं रिजर्व बैंक की स्वायत्ता को लेकर। अब प्रोफेसर अमर्त्य सेन का बयान है कि सरकार का ये जो फैसला है ये पूरी तरह से असफल साबित हुआ है नोटबंदी का, और आजकल रिजर्व बैंक कोई फैसला नहीं करता, सारे फैसले प्रधानमंत्री कर लेते हैं। देखिए बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मैं अमर्त्य सेन के बारे में ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। वो बुजुर्ग हैं और बहुत ही विद्वान हैं, लेकिन उनकी राय मत में भी भेद हो सकती है। इतने सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने कहा दिस इज अ हिस्टोरिक डिसीजन, अ करेजियस डिसीजन, और जो जनता विश्वास दिखा रही है तो लोग जो चर्चा कर रहे हैं सदन के बाहर, शायद वो सदन में आके चर्चा करें, हम स्वागत करेंगे सकारात्मक रूप से। लेकिन जो आप नकारात्मक अफवाहें फैलाने वाले हैं और जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी कर रही है और अन्य दल जो अपने निजी फायदे के बारे में सोच रहे हैं, उनका जवाब तो जनता ही देगी। लोकतंत्र प्रजातंत्र की खूबी ये है कि जो जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री एक नेतृत्व के साथ साथ एक प्रगतिशील निर्णय ले रहे हैं जिसमें जीडीपी को फायदा हो, इकोनॉमी को फायदा हो। अरुण जेटली जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी आंकड़े आए, और जो लोग आंकड़े की बातें करते हैं, हम अफवाहें नहीं फैलाते हैं, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये एक मॉरल हाई ग्राउंड प्रधानमंत्री ने लिया है विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनेस। ठीक है शायना जी, मैं समझ गया। आमिर हैदर ज़ैदी साहब, क्या अफवाहें फैलाने का काम भी किया जा रहा है क्या? ये कह देना कि भाई 8 लाख करोड़ एनपीएस माफ करने हैं, इसलिए सरकार ने ये पैसा इकट्ठा कर लिया बैंकों में, अब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ कर दिए जाएंगे, ये क्या अफवाहें फैलाने का काम भी कर रहा है क्या विपक्ष? समीर भाई, मेरी समझ में एक चीज नहीं आती, देश की ऐसी कौन सी जीडीपी है जिसकी जीडीपी के तहत किसान नहीं आता, उस जीडीपी में मजदूर नहीं आता, उस जीडीपी में नौकर पेशा नहीं आता, उस जीडीपी का अर्थशास्त्र मेरी समझ में नहीं आता। मैं भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, मेरी समझ में ये अर्थशास्त्र नहीं आता। मोटे मोटे शब्दों से बात करके, आंकड़े पेश करके देश को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। अब रही बात, आरबीआई साहब 31 जनवरी को कोई डाटा पेश करेगा, आरबीआई की तो वैल्यू खत्म हो गई है। आरबीआई के गवर्नर को जो ऐलान करना चाहिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, वो तो हर 50 दिन के अंदर आरबीआई की इतनी इमेज गिरी है, इतना डैमेज हुआ है कि 50 दिन के अंदर 150 बयान बदले हैं, 150 रूल बदले हैं। मोदी जी आते हैं, टीवी पे प्रकट होते हैं और आके कहते हैं कि 500 का नोट, 1000 का नोट बंद हो गया। एक काम 70 सालों में मोदी जी देश में हुआ है, जो काम मोदी जी बार बार कहते हैं ना 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, एक काम 70 सालों में हुआ है। आप 500 का नोट और 2000 का नोट पॉकेट में रख लीजिए और फिर बाहर निकल के चलाइए, एक का कलर दूसरे के ऊपर, दूसरे का दूसरे के ऊपर। अगर दुकानदार के पास जाओगे तो दुकानदार का गिरेबान आपके हाथ में और आपका गिरेबान दुकानदार के हाथ में होता है। ये काम आज ही टीवी एक चैनल दिखा रहा था। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश के डॉक्टर दत्ता, क्या वाकई स्थिति ऐसी है? क्योंकि जब नोटबंदी की गई थी तो 3 ही बड़े मुद्दे थे कि भाई काला धन खत्म हो जाएगा, जाली नोट खत्म हो जाएगा, और दूसरी बात, तीसरी बात कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी जाएगी। लेकिन अब सारा जोर ऐसा लगता है कि कैशलेस इकोनॉमी पर है। क्या ऐसा है क्या? कैशलेस इकोनॉमी की जहां बात आती है समीर जी, मैंने आपके पहले भी कार्यक्रम पे कई बार कहा हूं कि भारत जैसे जटिल देश के लिए 100% कैशलेस इकोनॉमी संभव नहीं है। हाँ। 20-25% अगर कैशलेस अगर हो जाती है हमारे देश की इकोनॉमी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि बाकी तीनों मुद्दे तो गौड़ रह गए, अब सारा जोर कैशलेस इकोनॉमी पर। उस पे भी आ रहा हूं मैं, और मैं तीनों की ही बात सुन रहा था, साइना का भी और कांग्रेस के जो मेरे मित्र हैं और सीपीआई के जो मित्र हैं, जी। और तीनों के बातों का निष्कर्ष निकाल के 3 सवाल से पूछता हूं। जी। पहले बात, साइना एनसी से मेरा सवाल ये है कि आपके विपक्ष के पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के उप वाइस प्रेसिडेंट ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा है कि आरबीआई की
ऑटोनॉमी को खत्म किया जा रहा है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से जो बुलेटिन जारी किया गया है, जिसपे कहा गया है कि 7 तारीख को सरकार ने कहा है और 8 तारीख से लागू हो गया है। ऐसा अगर हुआ है तो ये बहुत बहुत गंभीर विषय है। पार्लियामेंट्री कमेटी में उन्होंने जो आरबीआई ने रिपोर्ट सौंपी उसमें ये लिखा हुआ है कि 7 नवंबर को कहा गया, 8 नवंबर को लागू हो गया। बहुत गंभीर विषय है। और मैं समझता हूं कि सरकार को इस पे अच्छी तरह से जवाब देने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा अगर हुआ है तो बहुत हड़बड़ी में ये निर्णय लिया गया है और वो देश के लिए सही नहीं होगा, हड़बड़ी में अगर निर्णय है। और इसलिए जवाब चाहिए, मुझे भी जवाब चाहिए इस चीज का। जहां बात आती है राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑटोनॉमी बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के पास कौन सा सुराग या फिर कौन सा सबूत है जिसके माध्यम से वो ये बात कह रहे हैं। अगर ऐसा कोई सबूत है, ऐसा कोई सुराग अगर है, या फिर आरटीआई का माध्यम से अगर उनको इस तरह का जवाब मिला है तो देश के सामने सार्वजनिक करे ये चीज। देश के नागरिक होने के नाते देश के लोगों के तरफ से मैं आपके पार्टी से ये सवाल पूछता हूं कि सार्वजनिक कीजिए इस चीज को और जवाब दीजिए। और अगर जवाब नहीं दे पा रहे तो ऐसे बेबुनियाद आरोप मत लगाइएगा संवैधानिक संस्थाओं के साथ। और इनके बात का जहां जवाब आता है, एक जवाब ले लूं। मीम अफजल साहब, क्या इसका जवाब देंगे? सबूत पेश किए जाएंगे? क्योंकि सबूत के नाम पर तो आप वही सहारा डायरी के पन्ने दिखा देते हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने आज ही खारिज किया। जवाब दिया है, कल छपा है, जरा पढ़ लीजिए। मुझे बड़ी हैरानी होती है जब सबूत के नाम पर आप सहारा डायरी के पन्ने दिखा देते हैं जिनको आज ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। केवल पार्लियामेंट्री कमेटी पे नहीं सबूत पेश होना चाहिए नीम अफजल साहब, देश के नागरिक का उतना ही अधिकार होता है, या फिर शायद पार्लियामेंट्री कमेटी से भी ज्यादा अधिकार होता है देश के नागरिकों को जानने का। जवाब तो सुन लीजिए उनका। मीम अफजल साहब जी। मुझे लग रहा है कि दत्ता साहब को पार्लियामेंट के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। इकोनॉमिस्ट हैं और सिर्फ इकोनॉमिक्स के अलावा कुछ नहीं जानते हैं वो। आप कह रहे हैं पार्लियामेंट्री कमेटी की कोई अहमियत नहीं है, देश के नागरिक की ज्यादा अहमियत है, तो देश के नागरिक सीधा प्रश्न है, क्लैरिफिकेशन कौन देगा? सीधी वे में जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप फंस जाएंगे वहां पे। कौन देगा? हम इल्जाम लगा रहे हैं, सरकार जवाब दे। देश को गुमराह कर रहे हैं। हम जवाब मांगा है, सरकार जवाब दे। लॉ भी मैं किया हूं और पार्लियामेंट्री लॉ पे मेरा स्पेशलाइजेशन। अरे आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं क्या? के बारे में ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं क्या? हम सरकार से जवाब मांग रहे हैं। प्रवक्ता नहीं, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो सरकार बोले हम झूठ बोल रहे हैं। मैंने बहुत गंभीर सवाल मैंने पूछा है। अरे भाई, जो मुझे लगता है कि साइना हम सरकार से जवाब नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जब एक्सपर्ट कोई बात करे, जब किसी पार्टी के हित में ना हो तो तुरंत मुहरा लगा दिया जाता है दूसरे पार्टी का प्रवक्ता करते। सही बात है अफजल साहब। अरे दत्ता साहब, पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है? इस तरह का आरोप मत लगाइए, वो इस पार्टी के प्रवक्ता हैं। पार्टी के हित में नहीं है ये बात, इसलिए मैं भाजपा का जवाब दे दीजिए। ठीक है, आप कह रहे हैं पार्लियामेंट्री कमेटी की कोई अहमियत नहीं है, बात नहीं कर रहा हूं तो आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन हो सकता है, पता है आपको? जी अफजल साहब, पार्लियामेंट्री कमेटी को आप अहमियत ना देके कह रहे हैं कॉमन आदमी, तो हम तो कॉमन आदमी के लिए सवाल पूछ रहे हैं। मैंने कहा है कि कॉमन आदमी का भी उतना ही अहमियत होता है देश के नागरिक का। मैंने ये कभी नहीं कहा है कि पार्लियामेंट्री आरबीआई की रिपोर्ट को डिनाई कर देना, उसकी भी अहमियत है, देश के नागरिक का भी उतना ही अहमियत है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर ये बात नहीं बोला है। कहा देश के नागरिक की तरफ से तो हम बोल रहे हैं, ये बात बोला है। और देश के नागरिक होने के नाते ऐसे सारा वक्त बर्बाद हो जाएगा, ऐसे सारा वक्त खत्म हो जाएगा। मीम अफजल साहब, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है। जी नहीं, मैंने तो अपनी बात पूरी कर दी। वो कह रहे हैं कि जो गवर्नर, जो आरबीआई की रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने आई है और पार्लियामेंट्री कमेटी ने अब गवर्नर को खुद पेश होने के लिए कहा है, पीएससी ने। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इससे काम नहीं चला तो प्रधानमंत्री को भी बुलाया जाएगा। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है, जिसकी अनदेखी की बात बार बार की जा रही है कि नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा इस सेक्टर का नुकसान हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाई 40 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जो कि रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। 10 करोड़ तो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मजदूर लगे हुए हैं उनकी तादाद है। इसलिए आपकी नजर में, बीएसपी की नजर में, यूपी चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा? सर, ये मुद्दा नहीं है, ये एक लोगों के लिए ये एक हालात पैदा कर दिए हैं बीजेपी सरकार ने। हाँ। आप बताइए,
कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता या कुछ अर्थशास्त्र इस बात को सही साबित क्यों करना चाहते हैं कि नोटबंदी एक अच्छा मुद्दा है? अगर आपने किया ठीक है, लेकिन आपने उसकी व्यवस्था नहीं करी, और जो हालात आज पैदा हुए हैं उसका जिम्मेदार कौन है? ये भाजपा है। जो लोग मर गए, जो चीजें आज आप लोगों के सामने दिखाई दे रही, उस पर क्यों नहीं ऑब्जेक्शन करेंगे? और हर पार्टी कर रही है, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये क्या कहते हैं एक चुनावी मुद्दा? अरे इससे तो सब लोग परेशान है, और तो जवाब तो चाहेंगे, और मोदी जी जो जवाब ही नहीं देना चाहते, तो इसका मतलब मोदी जी खुद जानते हैं कि ये इनसे एक गलती हुई है, और कुछ लोग मतलब उनके यादव जी क्या आपको लगता है कि इंतजार करना चाहिए? कितना काला धन आया, 31 जनवरी तक इंतजार करना चाहिए, जिस बात का जिक्र डॉक्टर दत्ता ने किया, तब हमें कोई राय बनानी चाहिए सरकार पर? देखिए, मोदी जी का ये जल्दबाजी में और डिक्टेटरशिप तरीके से लिया गया निर्णय है। इन्होंने न अर्थशास्त्रियों को विश्वास लिया। आज पीएसी जो है गवर्नर को तलब कर रही है, कल प्रधानमंत्री को तलब करने जा रही है, और इन्होंने वास्तव में जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले थे, मोदी जी ने सोची समझी रणनीति के तहत ये किया है कि उन्होंने पहले से बता दिया, देख रहे हैं जितना पैसा निकल रहा है, ये नई करेंसी कहाँ से लोगों के पास आ गई, किन लोगों के पास आ गई, जब लोगों को पता नहीं चला, और ये गवर्नर तक को नहीं बताया, और नई करेंसी कहाँ से आ गई। ये मोदी जी के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए सोची समझी रणनीति है, जिसके तहत नोटबंदी लागी थी, जो पूरे देश को तबाह करके रख दिया है। देश बर्बाद हो गया है। सारी जो हमारे इंडस्ट्रीज थी और जो विकास काम थे सारे रुक गए हैं, इसलिए मोदी जी फेल्योर हुए। आज उनके सामने एक सवाल है कि जनता जवाब मांग रही है कि आखिर देश की 125 करोड़ जनता को क्या मिला। आप चले थे मगरमच्छ पकड़ने के लिए, लेकिन सारी देश की मछलियों को मार दिया, मगरमच्छ तो कोई मिला नहीं। उसके तहत पर देश में भ्रष्टाचार शुरू हो गया, बैंकों में भ्रष्टाचार शुरू हो गया है, काला धन लाने जैसे काला बाजारी शुरू हो गई। इसलिए अगर कोई जिम्मेदार है तो देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी जिम्मेदार हैं, जो डिक्टेटरशिप तरीके से देश में तानाशाही लाने की मजबूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। क्या एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है नोटबंदी को आने वाले चुनावों में। यह था हमारा आज का मुद्दा। बहस आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शायना, एनसी ब्रेक से पहले जो एक अहम सवाल खड़ा किया गया था डॉक्टर दत्ता की तरफ से ही, मुझे लगता है आपको उसका जवाब देना चाहिए कि अगर सरकार इतना बड़ा फैसला लागू करने जा रही थी, और जैसा कि अब आरबीआई ने खुद पार्लियामेंट्री कमेटी को यह लिखकर दिया है कि भाई 7 नवंबर को उनको बताया गया इस फैसले के बारे में, आपको लगता है यह ठीक कदम था? बिल्कुल ठीक कदम था। क्या हमें घोषित करना चाहिए था कि हम ये करने जा रहे हैं? तो फिर आप गुनहगार को कैसे पकड़ते हैं? और जो लोग बोल रहे हैं कि लोग बर्बाद हुए हैं तो भ्रष्ट लोग बर्बाद हुए हैं। जो बेगुनाह है, जो ईमानदार है, बल्कि उनको शरण मिली है। और ये एक लड़ाई राजनीतिक दृष्टि से आप देखना चाहें तो जो जनता चाहती है वो जवाब आपको मिलेगा। इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि किस पे विश्वास है और किस पे नहीं। लेकिन रही बात जो आप एक डिबेट करना चाहते हैं कि इसके फायदे क्या है, फायदे अनेक हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करता है, आतंक को खत्म करता है, ब्लैक मनी को खत्म करता है, फेक करेंसी को खत्म करता है। आतंक के साथ साथ ड्रग माफिया जो देश को डिस्टेबलाइज करना चाहती है वो भी खत्म होता है। और दूसरे तरफ आप देखते हैं कि जीडीपी बढ़ा है, जीएसटी के साथ कैसे खत्म हो रहा है आतंकवाद? यही तो देश की जनता जानना चाह रही है। आतंकवाद की कमर कैसे टूट रही है? आतंकवादियों के पास तो नए नोट आ जाते हैं। आप जाली नोट की बात कर रही थी, यहाँ पर रोज खबर आ रही है कि बड़े बड़े 2000 के और 500 के नोट, नकली नोट बनाए जा चुके हैं। कितने सारे केसेस आप काला धन पकड़ने की बात कर रहे थे, काला धन कितना पकड़ा गया ये कोई बताने को तैयार नहीं है। 8 नवंबर के बाद। और जो आपको इतनी आपत्ति हो रही है, बीएसपी जैसे पार्टीज जो चर्चा कर रही है कि किसको पकड़े और क्या हुआ, शायद वो अपने घर में देखें कि किसने पैसे इकट्ठा किया और कैसे किया है।
आप इस अहम सवाल का जवाब दीजिए। जितने राजनीतिक दल आज यहाँ टिप्पणी कर रहे हैं, शायद कांग्रेस पार्टी को पता है कि उनकी नैया डूब चुकी है और इसलिए वो टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, जनता जनादेश जो सबके सामने स्पष्ट सबको पता चलेगा। 5 राज्यों के बाद राहुल गांधी को ये क्यों लगता है कि डर का माहौल पैदा कर रही है सरकार? इलेक्शन जनता की खड़ी है मोदी जी के साथ। कोशिश करिए। कौन सा डर? किसका डर? डर और विश्वास में अंतर होता है समीर जी, समझ लीजिए। विश्वास होता है जब आप विश्वास करते हैं आपके नेता में, आपके सरकार में, और जो आप डर की बात करते हैं, डर जो गुनहगार है वो करते हैं और उनको डर होना ही चाहिए, सड़क की, क्योंकि बहुत हो चुका है देश की गरीब लोगों की तिजोरियां साफ कर दी मोदी जी ने। डर किसका डर? जब आप गलत काम करेंगे तो आपको डरना ही पड़ेगा। रितु जी, शहना जी, बहुत कम बचा है, वक्त बहुत कम बचा है। निर्णय ले रहे हैं, हिम्मत वाली निर्णय, तो खड़े रहिए उनके साथ या फिर चर्चा कीजिए पार्लियामेंट में। शर्म आप सबको होना चाहिए जब आप बात कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आए, जवाब दें। सवाल तो हमने बहुत पूछे, जवाब दीजिए ना पार्लियामेंट में आके। प्रधानमंत्री तो पार्लियामेंट में खड़ा है। बहुत गंभीर सवाल मैंने आपको पूछा था, जो आरबीआई ने पार्लियामेंट्री कमेटी को लिख के दिया है कि 7 तारीख को बताया गया और 8 तारीख को निर्णय लिया गया है। मेरा सवाल यहाँ पे ये था कि आरबीआई नोट का जो करेंसी नोट लाने का जो प्रक्रिया है वो आरबीआई करती है, प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं करता है, आरबीआई जारी करता है। और आरबीआई को आपने जब पूछा तो ये जरूरी नहीं था कि नेशनल टेलीकास्ट करके पूछे, आप गोपनीय रूप से ही तो आरबीआई से राय मांगते हैं ना, आरबीआई के गवर्नर से। तो वो एक दिन पहले राय मानने की क्या आवश्यकता थी? 2 महीना पहले आप क्या ये दलील ठीक लगती है आपको? जिस तरह से शायना कह रही है खबर लीक हो जाती तो फिर फायदा हो जाता धन्ना सेठों को। धन्ना सेठ तो कहीं लाइन में ही नहीं थे। एक मिनट जी। नहीं, अगर आरबीआई को एक दिन पहले ये कहा जा रहा है कि हम कल से ऐसा करने वाले हैं और उसकी मोहर लगवाई जा रही है, इसके अंदर कौन सी सीक्रेसी थी आरबीआई से? तो आपको पता है कि 2000 के नोट को छापने का फैसला 1.5 साल पहले हुआ था, उसको छापने में तो इतना टाइम लग गया, और 1000 और 500 के नोट को आपने 10 मिनट में बंद कर दिया, 24 घंटे के अंदर अंदर। जैदी साहब, लेकिन सरकार इससे ज्यादा और लापरवाही सीक्रेसी रखना जरूरी था, कहना चाहिए डिक्टेटरशिप क्या हो सकती है? जल्दी से समीर भाई, मसला ये नहीं, दत्ता साहब की बात का जवाब मैं दे देता हूँ। इन्होंने मिलके एक चीज ये तय की उद्योगपतियों के साथ कि देश के अंदर 15.5 लाख करोड़ रुपया सर्कुलेशन में है। ये अगर हम ये नोटबंदी करते हैं तो 12 लाख करोड़ रुपया वापस आएगा, 3.5 लाख करोड़ रुपया जो बेकार हो जाएगा। हम उसे छाप के उसमें बंदरबाट कर देंगे, आप उन्हें उद्योगपति को दे देंगे। जो इनकी समझ में अब ये नहीं आ रहा है कि 15.5 लाख करोड़ रुपए में लगभग 15 लाख करोड़ रुपया तो सर्कुलेशन में आ गया, ठीक है, वापस बैंकों में चला गया। अब ये देश को क्या जवाब दें? बंदरबाट कहेगा करें। देश को, इकोनॉमी को गर्क करने का काम इन्होंने किया है, देश को इन्हें जवाब देना चाहिए। और अगर ये जवाब से बच रहे तो जनता 5 राज्यों में चुनाव है, वो वहां इन्हें जवाब देगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। मीम अफजल साहब, रितु सिंह जी, अमीर हैदर जैदी साहब, यादव जी, शायना एनसी और डॉक्टर दत्ता हमारे साथ इस बहस में जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर लबोलुआब ये निकलता हुआ नजर आ रहा है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं, लेकिन डॉक्टर दत्ता ने जैसा कहा कि 31 जनवरी का हमें इंतजार करना चाहिए, कुछ सवालों के जवाब हमारे सामने होंगे। इस उम्मीद के साथ इस डिबेट को मैं क्लोज करता हूं। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।